नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की क्लासेस में। दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग पॉलिटी में राज्य के नीति निर्देशक तत्व के बारे में पढ़ेंगे। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। फंडामेंटल राइट हम लोगों ने कवर कर लिया है। उम्मीद है आपने उसे अच्छे से तैयार किया होगा। अगर नहीं किया तो पहले आप उसे तैयार करें और सीरियल वाइज मतलब चैप्टर वाइज जो है एक एक लाइन वाइज आप नोट्स बनाते चलें, उसको रिवाइज करें। और एक और बात, यदि आपने फंडामेंटल राइट को अच्छे से कवर किया होगा तो निश्चित ही जो घटना चक्र है या किरण की जो प्रीवियस ईयर एसएससी वाली बुक आती है उनको लगाइए, टेस्ट लगाइए। क्योंकि अगर आप टेस्ट लगाते हैं तो आपको पता चलता है कि जहाँ आप पढ़ रहे हैं, जिससे आप पढ़ रहे हैं वो आपके कितने काम का है और आपने जो पढ़ा वो आपको कितना याद है। ठीक है, अलग अलग चीज़ों को सर्च करने में ना रहें, किसी भी एक जगह आप पकड़ लें। कई सारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म हैं, कई सारे हैं, अनंत हैं। ठीक है, और ज़्यादा सोर्सेस के चक्कर में ना रहें। सभी लोग अपने अपने हिसाब से अच्छा मेहनत करते हैं, तो ज़रूरत है तो बस उसको पकड़ करके रिवाइज करते रहने की। चलिए शुरू करते हैं। हमारा टॉपिक है राज्य के नीति निर्देशक तत्व। देखिए, राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो हैं, सबसे पहला ही क्वेश्चन बनता है कि ये भाग 4 में है। ठीक है, फंडामेंटल राइट जो है भाग 3 में था, हम लोगों ने देखा था, यूएसए से लिया गया था। लेकिन डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, डीपीएसपी इसको शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं, ये जो है भाग 4 में है। और अगर अनुच्छेद की बात की जाए तो ये 36 से 51 तक है। ठीक है, फंडामेंटल राइट हम लोगों ने पढ़ा था 12 से 35 तक था, लेकिन डीपीएसपी जो है ये 36 से 51 तक है। देखिए, फंडामेंटल राइट जो है वो यूएसए से लिया गया था और डीपीएसपी जो है ये आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। ठीक है, तो आपने क्या देखा कि डीपीएसपी संविधान के भाग 4 में है और अनुच्छेद जो है ये 36 से 51 तक है। आयरलैंड से इसे लिया गया है और ये जो है इन्हें आप न्यायालय में चुनौती नहीं दे सकते हैं। ठीक है, यदि इसका इम्प्लीमेंटेशन नहीं होता है, मतलब ये अगर कार्यरत नहीं हो पाता है किसी भी वजह से, तो ऐसा नहीं है कि आप जो है न्यायालय की शरण ले सकते हैं। जबकि फंडामेंटल राइट में अगर आपका वायलेशन होता है तो आप न्यायालय की शरण ले सकते हैं। ठीक है, जो हम लोगों ने देखा था वाद योग और अवाद योग। तो देखिए, इसका ये है क्या, डीपीएसपी है क्या। ठीक है, राज्य के जो नीति निर्देशक तत्व हैं इसका काम क्या है, तो ध्यान रखना है। इसका जो मुख्य उद्देश्य है ये है कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना या कल्याणकारी राज्य का निर्माण करना। मतलब जब ये स्टेट, कोई भी स्टेट है, कोई नियम संबंधी बनाता है, कोई लॉ बनाता है या कुछ भी अपने राज्य में इम्प्लीमेंट करता है, तो उसमें हमेशा जो है उसका ये मकसद होना चाहिए कि इसका अधिक से अधिक लाभ जो है लोगों को मिले। ठीक है, और राज्य का विकास तभी होगा जब वहाँ के लोगों का विकास होगा। तो इसका मेन मोटो ही है कल्याणकारी राज्य का निर्माण करना। देखिए, कुछ ऐसे भाग हैं, मतलब प्रावधान है जो कि हैं तो नीति निर्देशक तत्व लेकिन भाग 4 में नहीं है। जैसे देखिए, अगर आप क्या है इसे देखें अगर आप, तो अनुच्छेद 335 335 कहता है कि राज्य का कर्तव्य है कि पदों पर अनुसूचित जाति एवं जनजाति को आरक्षण दिया जाए। ये राज्य का कर्तव्य है। लेकिन देखिए, यही प्रावधान जो है अनुच्छेद 16(4) में भी है। ठीक है, ये अनुसूचित जाति एवं जनजाति को आरक्षण संबंधी प्रावधान जो है 16(4) में भी है। लेकिन आप ध्यान रखना है यहाँ पर कि 16(4) जो है वो एक मौलिक अधिकार है। ठीक है, यदि 16(4) के तहत अगर बात किया जाए तो अगर किसी को ऐसा नहीं मिलता तो वो न्यायालय की शरण में जा सकता है। लेकिन ये 335 वाला सिस्टम जो है ये स्टेट के ऊपर निर्भर करता है, वो आपको दे या ना दे। ठीक है, और अनुच्छेद 335 वर्तमान में भाग 16 में है, जो कि भाग 16 है विशेष वर्गों के लिए विशेष प्रावधान से संबंधित है। इनको भी विस्तार से पढ़ेंगे, यहाँ सिर्फ आप समझें कि भाग 16 में क्या है, विशेष वर्गों के लिए विशेष प्रावधान। नेक्स्ट है 350 ए। देखिए, 350 ये क्या कहता है कि राज्य का कर्तव्य है, बहुत इंपॉर्टेंट है, कई दफ़ा पूछा गया है, ध्यान रखना है। राज्य का कर्तव्य है वह प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा दे। ठीक है, ये उसका कर्तव्य है, ताकि जब बच्चों को प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा मिलती है
तो उससे वे जो है धीरे धीरे जो है, जो उनमें एक टेंडेंसी होती है स्कूल ना जाने की या कोई चीज़ से दूर हटने की, तो धीरे धीरे उनमें डेवलपमेंट होता है उनकी उनकी लैंग्वेज में, इसलिए ऐसा अरेंजमेंट किया गया है। फिलहाल देखिए 350 ए भाग 17 में है, जिसमें कि राजभाषा का उल्लेख है। भाग 17 में किसका उल्लेख है? राजभाषा का। 16 में क्या था? तो विशेष वर्गों के लिए विशेष प्रावधान था। ठीक है, चलिए, तो 351 अगला है, कहता है हिंदी का विकास करना। ठीक है, डेवलपमेंट ऑफ हिंदी 351। तो ये ऐसे कुछ प्रावधान थे जो कि भाग 4 में नहीं आते हैं। ठीक है, नीति निर्देशक तत्व तो है लेकिन भाग 4 में नहीं आते। चलिए देखते हैं अपना प्रमुख नीति निर्देशक तत्व। ध्यान रखना है, कई दफ़ा यहाँ से सवाल निकलता है। क्या कहता है? देखिए अनुच्छेद 36 आर्टिकल 36 क्या है इसमें, देखते हैं। इसमें जो है सबसे पहले आपको नीति निर्देशक की परिभाषा दी गई है, डेफिनेशन ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। ठीक है, अर्थात इसमें कहा गया है, अर्थात राज्य राज्य जो है, स्टेट जो है, लोक कल्याण पब्लिक वेलफेयर के लिए जो है, लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए ऐसी व्यवस्था करे जिससे नागरिक को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय मिले। ये देखिए बिहार दरोगा में इसी वर्ष क्वेश्चन पूछा गया था ये वाला, किस प्रकार का न्याय का उल्लेख किया गया है। तो 3 है, कौन कौन सा? सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय मिले। तो राज्य को क्या करना है? ऐसी व्यवस्था करनी है जिससे वहाँ के उस राज्य के नागरिकों को क्या मिले? सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय मिले। और जब ये तीनों मिलेगा तो आपको पता है कि जो लोकतंत्र का मूल मंत्र है वो हासिल होगा। अनुच्छेद 37 में देखिए क्या कहता है, 37, संसद को अधिकार है कि वह डीपीएसपी में डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी या राज्य के नीति निर्देशक तत्व में संशोधन कर सकता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्या कहता है, अनुच्छेद 38 राज्य नागरिकों हेतु कल्याणकारी कार्यक्रम करे ताकि जनता को उसका लाभ हो। ठीक है, राज्य का कर्तव्य है कि वह आय की असमानता को, राज्य में जो आय की असमानता है, तो राज्य का ये कर्तव्य है कि इसे दूर करने का वो प्रयास जो है लगातार करते रहे, बराबर करते रहे, या फिर ऐसे कार्यक्रमों का, कल्याणकारी कार्यक्रमों का आयोजन करे जिससे कि वहाँ की जनता को लाभ हो। 39 देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या कहता है कि समान कार्य के लिए समान वेतन, इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सवाल आपसे पूछ लेगा कि समान कार्य के लिए समान वेतन क्या है? मौलिक अधिकार है, कानूनी अधिकार है, डीपीएसपी। तो ध्यान रखना है, समान कार्य के लिए समान वेतन डीपीएसपी के अंतर्गत आता है। और अनुच्छेद 39 ए, इसी में कहा गया है कि धन का समान वितरण हो, ये राज्य को देखना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, देखिए अगला जो है अनुच्छेद 40, अब तक का सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। डीपीएसपी में ये क्वेश्चन अगर लाखों बार पूछा, कहा जाए कि पूछा गया तो कम ही है, लगभग प्रत्येक एग्जाम में पूछ लिया ही जाता है। तो ध्यान रखना है, अनुच्छेद 40 जो है ये ग्राम पंचायत का इसमें प्रावधान किया गया, और कहीं ना कहीं अनुच्छेद 40 जो है गांधीवादी विचारधारा को दर्शाता है, ये भी ध्यान में रखना है। आर्टिकल 41 देखिए, अनुच्छेद 41 में क्या कहता है, कहता है कि कुछ दशाओं में, इन सम स्पेशल केसेस, काम पाने का अधिकार है। वृद्धावस्था में बीमा, शिक्षा और लोक सहायता पाने का नागरिकों को अधिकार है, लेकिन ये अधिकार जो है सभी राज्य के ऊपर निर्भर करता है कि वो इसे दे अथवा ना दे, लेकिन आपको अधिकार है और राज्य जो है देती ही है। ठीक है, क्योंकि उसके ऊपर कहीं ना कहीं ये एक बॉन्ड होता है कि वो कोई भी कार्य करे तो कल्याणकारी, लोगों के लिए कल्याणकारी हो। ठीक है, आर्टिकल 41। अब आपसे पूछ ले कुछ दिशाओं में काम पाने का अधिकार किसके अंतर्गत आता है, तो ध्यान रखना है ये नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत आता है और आर्टिकल 41 में है। 42 को अगर देखा जाए तो कहता है कि कार्य करने के लिए मानवीय दशाएं प्रदान करना। ठीक है, यदि कोई फर्म है, कंपनी है या सरकार, कोई भी वस्तु या विषय जिस पर कि लोग काम कर रहे हैं, तो उसके लिए उन वहाँ पर कार्यरत लोगों को इस प्रकार की व्यवस्था प्रोवाइड कराना कि उनमें जो है
कार्य के दौरान या उनको वहाँ पर जो है किसी प्रकार की क्षति ना हो, ठीक है, ना उनका स्वास्थ्य पर असर हो। इसी में 42 में कहा गया है कि प्रसूति सहायता को उपलब्ध कराना, आर्टिकल 42। 43 में देखिए क्या कहता है कि कार्य करने की न्यूनतम मजदूरी देना सरकार का कर्तव्य है, ठीक है। अब मान लीजिए कि जो न्यूनतम वेजेस है ये देना ही पड़ेगा, अगर इससे कम देते हैं तो एक तो आप उससे कार्य ले रहे हैं, और जो न्यूनतम वेजेस है वो अगर नहीं देते हैं तो फिर कहाँ से कल्याणकारी राज्य का जो उद्देश्य है वो पूरा होगा। और 43 में ही कहा गया कुटीर उद्योग को प्रोत्साहित करना। 44 में देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, कहता है कि समान नागरिक संहिता यूनिफॉर्म सिविल कोड, ये भारत का एकमात्र राज्य गोवा ही है जहां पर ये लागू है। कई दफ़ा पूछा गया है यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है किस राज्य में लागू है, ये आपसे सवाल पूछ लेगा कि समान नागरिक संहिता संबंधी प्रावधान किस अनुच्छेद में है। देखिए 2-3 4-5 अनुच्छेद काफ़ी इंपॉर्टेंट, जैसे आप देख लीजिए 39 समान कार्य के लिए समान वेतन, आर्टिकल 14 ग्राम पंचायतों का गठन, ये 44, ठीक है, जिसमें क्या कह रहा है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड समान नागरिक संहिता, तो ध्यान रखना है। 45वां देखिए क्या कहता है कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा प्रदान कराना ये राज्य का कर्तव्य है। 45 में 46 में देखिए क्या कहता है, अनुसूचित जाति और जनजाति का विकास करना ये भी राज्य का कर्तव्य है, बिल्कुल राज्य का कर्तव्य है, ठीक है। देखिए लेकिन जो है इस पर आजकल राजनीति ज़्यादा होने लगा है। चलिए खैर देखते हैं 47 क्या कहता है, किसी खाद्य पदार्थ का या मादक पदार्थों पर प्रतिबंध लगाना ये जो है राज्य का अधिकार है। जैसे कि आप देखते होंगे कि बिहार में शराबबंदी या गुजरात में शराबबंदी, या जहाँ पर नहीं है वहाँ की राज्य सरकार अगर चाहे तो उस पर इस शराबबंदी लगा सकती है, क्योंकि मादक पदार्थ जिससे कि लोगों की आर्थिक और मानसिक अगर हानि पहुंचती है, इस प्रकार का कोई भी पदार्थ जो है नशीली दवाओं या मादक पदार्थों पर राज्य सरकार जो है रोक लगा सकती है। 47 में कहता है देखिए गाय एवं अन्य दुधारू पशुओं की हत्या पर प्रतिबंध, ठीक है। 48 में देखिए क्या कहता है, कृषि एवं पशुपालन का विकास करना, क्योंकि हमारा जो है मैक्सिमम जो हम लोग हैं कृषि पर ही डिपेंड हैं, तो अगर इसका विकास होता है तो कहीं ना कहीं हम लोग इस क्षेत्र में और भी तरक्की कर सकते हैं। 48 में ही कहा गया है पर्यावरण की सुरक्षा भी करना है, ठीक है। ये 48A में ही है, ध्यान रखें इंपॉर्टेंट है, पर्यावरण का विकास करना। अनुच्छेद 49 क्या कहता है, देखिए राष्ट्रीय स्मारकों की रक्षा करना, जो हमारा जो मोन्यूमेंट्स वगैरह है, ठीक है, उन सभी की रक्षा करना जो है ये आवश्यक है। अगला 50 है, कार्यपालिका को न्यायपालिका से अलग किया जाएगा, ठीक है। 3 प्रकार की बॉडीज होती है यूनियन, जो कि इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे, कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका, ठीक है। तो इसमें कहा गया है कि कार्यपालिका और न्यायपालिका जो है इसको अलग करना आवश्यक है, क्योंकि जो कार्य कर रही है अगर वही न्याय करने लगेगी तो गड़बड़ हो जाएगा। अनुच्छेद 51 में देखिए क्या कहता है कि आंतरिक एवं बाहरी शांति को कायम करना ये स्टेट का काम है, आंतरिक एवं बाहरी शांति को कायम करना, ध्यान रखना है। इसमें आपको याद क्या रखना है, आर्टिकल 39, 40, 44, 48A पर्यावरण, 50, 51। उम्मीद है दोस्तों आपको इसमें सारी बातें समझ में आई होगी। काफ़ी छोटा टॉपिक है, आप इसको नोट बना लें और अधिक से अधिक वीडियो को शेयर करें। जितना ज़्यादा वीडियो को शेयर करेंगे, जितने लोग हमसे जुड़ेंगे उतना ही मोटिवेशन होगा और आगे भी वीडियो आती रहेगी। धन्यवाद।